आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं शियर रीइंफोर्समेंट के डिज़ाइन की। ठीक है, शियर पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था शियर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्लियर किए थे, तो वो क्या थे एक बार देख लेते हैं। उसमें हमने बात की थी, एक होता है हमारे पास टाउ वी, एक होता है टाउ सी और एक होता है टाउ सी मैक्स। ठीक है, टाउ वी क्या होता है? इनकमिंग शियर स्ट्रेस। जो बीम में आने वाली शियर स्ट्रेस है उसको हम डिनोट करते हैं टाउ वी से। ठीक है, और उसके बाद जो टाउ सी होता है, टाउ सी क्या होता है? कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं अपन टाउ सी। ठीक है, और टाउ सी मैक्स जो होता है ये हमने देखा था कि ये होती है कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेस शियर को कैरी करने के लिए, जिसकी हमने एक टेबल देखी थी। ठीक है, ये होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तीन नाम देखे थे, टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था कि किस स्थिति में हम शियर रीइंफोर्समेंट को डिज़ाइन करते हैं और किस कंडीशन में जो है वो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो सब इसमें हमारे पास मेनली दो केस बनते हैं। सबसे पहला केस अगर देखें तो केस फर्स्ट की बात करें तो अगर जो हमारे आने वाला शियर फोर्स है टाउ वी, ठीक है, इनकमिंग शियर फोर्स जो है वो कम हो टाउ सी से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बीम में शियर स्ट्रेसेस आने वाली है वो काफ़ी कम है और कंक्रीट ऑलरेडी जो है वो सारा जो शियर स्ट्रेस है वो ले लेने वाली है। तो उस कंडीशन में हम जो है वो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोवाइड मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है कि मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट जो होता है बीम के अंदर वो किस टाइप से प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कोड में जो प्रोविज़न दिया हुआ है उसका हमारे पास फॉर्मूला है ASV अपॉन BSV, ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 0.4 अपॉन 0.87 FY के। ये फॉर्मूला अपन को मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए कोड में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ASV जो होता है, ASV होता है शियर रीइंफोर्समेंट का एरिया, शियर रीइंफोर्समेंट एरिया। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा? तो शियर रीइंफोर्समेंट हमारा क्या होता है? रिंग की शेप में होता है। ठीक है, तो रिंग जो हम प्रोवाइड कराते हैं 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm की कोई भी प्रोवाइड करा सकते हैं। 6, 8, 10 मेनली जो है वो 6, 8, 10 की होती है डायामीटर। तो ASV जो निकलता है, अब ASV भी दो तरीके से निकलता है। ये जो हमारी रिंग्स है, ये रिंग्स दो टाइप की हो सकती है, 2 लेग्ड भी हो सकती है, ठीक है, और 4 लेग्ड भी हो सकती है। दो टाइप की रिंग्स होती है ये। अब 2 लेग्ड स्टिरअप क्या होती है? ये जो हमारी स्टिरअप है, मान लो हमारी एक बीम है, यही बीम बना लेते हैं, ये बीम है हमारी और इसके अंदर जो है वो रीइंफोर्समेंट ये था लॉन्गिट्यूडनल वाला और फिर उसके चारों तरफ हमने रिंग्स बना दिए। तो ये जो एक सिंगल रिंग जो दी है वो होती है 2 लेग्ड स्टिरअप। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर शियर क्रैक आएगा ऐसे तो लेग जो है वो दो जगह से कट रहा है। ये जो रिंग के जो लेग हैं, एक लेग ये वाला वर्टिकल वाला लेग ये वाला यहाँ से कट रहा है और ये वाला लेग जो है वो यहाँ से कट रहा है, तो इसीलिए इसको 2 लेग्ड बोलते हैं। और 4 लेग्ड कैसे हो जाएगी? वैसे जनरली ये देते नहीं है, लेकिन अगर मान लो मेरे यहाँ पर बीच में और रीइंफोर्समेंट है तो मैं 2 रिंग्स इसमें दे दूँ, एक ही जगह पर 2 रिंग्स दे दूँ, एक के पास एक रिंग तो मैं ऐसे दे दूँ, ठीक है, और एक वाली जो रिंग है दूसरी वाली उसको मैं ऐसे दे दूँ। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी हमने 2 रिंग्स
प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ पर देखेंगे जब क्रैक आएगा तो 4 लेग है हमारे पास, 1 2 3 और 4, तो उस स्थिति में उसको बोलते हैं 4 लेग्ड स्टिरअप। ठीक है, तो 2 लेग्ड स्टिरअप के लिए ASV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंगल डायमीटर होता है π/4 d²। ठीक है, और क्योंकि ये 2 जगह से कटता है, 2 लेग में 2 जो लेग होते हैं वो कटते हैं, तो ये डबल हो जाता है उसका इस टाइप से। ठीक है, 2 जगह से कट रहा है इसलिए डबल एरिया। और अगर ये 4 लेग्ड हो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × π/4 d²। ठीक है, तो ASV कैसे निकलता है, ASV जो होता है वो रिंग्स हमने जो प्रोवाइड कराया है वो कैसी दी है, 2 लेग्ड या 4 लेग्ड उसके अकॉर्डिंग होता है। और 2 लेग्ड में 2 × एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट और 4 लेग्ड में 4 × एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो ये होता है ASV। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं SV। SV क्या होता है, सिंपल है, स्पेसिंग होती है ये स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। किसके बीच में स्पेसिंग होती है, ये रिंग्स के बीच में, जिससे कि ये हमारी बीम है और इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऐसे डला हुआ है, तो ये हमारा जो है वो स्टिरअप्स है शियर रीइंफोर्समेंट की, तो दोनों के बीच में जो ये स्पेसिंग होती है उस स्पेसिंग को बोलते हैं SV। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। और B जो होता है वो तो बीम की विड्थ होती है और बाकी सारी चीज़ें हमको पता ही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ASV की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, कौन सा रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ASV की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। विड्थ हमारे पास बीम की विड्थ होती है 0.4, 0.87 और FY की वैल्यू डाल देते हैं, तो इस पूरे से हमको क्या मिल जाता है, SV मिल जाता है। SV क्या होता है, स्पेसिंग। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमको ये पता पड़ जाता है कि हम जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं शियर रीइंफोर्समेंट, उसकी मैक्सिमम मतलब स्पेसिंग कितनी देनी है हमको। ठीक है, शियर वाले में मेनली जो होती है वो स्पेसिंग ही डिज़ाइन होती है, स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। ठीक है, अगर शियर फोर्स ज़्यादा आने वाला है तो क्या होगा, स्पेसिंग कम होगी, मतलब कि जो रिंग्स बनेगी वो पास बनेगी। और अगर शियर फोर्स कम आने वाला है तो रिंग्स जो है वो दूर दूर भी बन सकती है। क्लियर, तो ये था हमारा मिनिमम रीइंफोर्समेंट। अगर देना हो तो इसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब आपको जो फॉर्मूला पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो फॉर्मूला पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसमें से अगर मेरे को SV निकालना हो या फिर मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालना हो कि भाई हमको बीम में मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कितना देना चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा। शियर रीइंफोर्समेंट का एरिया क्या होता है, ASV। ASV को हम बोलते हैं ना हम शियर रीइंफोर्समेंट का एरिया, तो यहाँ से ASV कैसे निकलेगा, ASV 0.4 BSV अपॉन 0.87 FY, यही हो जाएगा। ठीक है, ये BSV इधर ऊपर चला गया और ये नीचे इसके था, तो ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, अब इसके बाद हम तो यहाँ से ये हमको मिल गया कि मिनिमम एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है ASV मिनिमम। अब अगर इसी को हम परसेंटेज में चेंज करें कि बीम का कितना परसेंट रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, तो परसेंटेज ASV अगर निकालना है तो क्या होगा 0.4 BSV अपॉन 0.87 FY, ये तो है हमारा एरिया मिनिमम। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बीम का परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है इंटू 100 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीम। बीम का एरिया क्या होगा हमारा BD। ठीक है, तो यहाँ पे ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा परसेंटेज ASV ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0.4 को 100 से किया 40 SV अपॉन 0.87 DFY। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट शियर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब वापस देख लेते हैं हमने किया क्या। हम कर रहे थे पहला केस जिसमें कि शियर स्ट्रेसेस जो होती है वो कम होती है किससे, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ से। तो हमको पता है कि क्योंकि आने वाली शियर स्ट्रेंथ बहुत कम है और कंक्रीट ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा लेने के लिए कैपेबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का ये कोड में हमारे पास फॉर्मूला है ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0.40 अपॉन 0.87 FY। ठीक है,
इसमें हमने देखा था एएसवी क्या होता है, एएसवी जो होता है वो शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया होता है। ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है 2 लेगेड और एक 4 लेगेड। 2 लेगेड में 2 इंटू एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट और 4 लेगेड में 4 इंटू एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मिनिमम स्पेसिंग निकाल सकते हैं कि भाई हमको स्पेसिंग कितनी देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो था फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर प्रॉपर ऑप्शन अगर दे दे क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, कि इस फॉर्म में दे दे, तो हमने कुछ नहीं किया, इसका खाली लिखने का तरीका चेंज किया है। यहाँ पे क्या किया, BSV को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के एरिया का। क्लियर है, ये याद करना है। अब हम अगर परसेंटेज की बात करें कि बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100/BD से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास परसेंटेज ASV का फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला केस जिसमें हमको मिनिमम प्रोवाइड कराना था। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। अब हम बात करेंगे जिसमें कि जो हमारा टाउ V है, मतलब कि आने वाला शेयर स्ट्रेस वो ज़्यादा होगा किससे, टाउ C से। ठीक है, कंक्रीट कुछ उसमें से कंक्रीट कुछ पोर्शन ले लेगी और बचे हुए के लिए हमको इस शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल इसका हमने देखा था 100 Nm/mm² टोटल स्ट्रेसेस आने वाली है, उसमें से टाउ C कितना आ गया, टाउ C हमारे पास आ गया, मान लो टाउ C बराबर 60 Nm/mm²। ठीक है, तो हमको कितने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, 40 के लिए, क्योंकि 100 में से जो 60 है वो तो कंक्रीट ले लेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था टाउ V था, टाउ V जो था हमारा आने वाला 100 था, उसमें से कंक्रीट कितनी थी, 60 थी, मतलब कि टाउ V क्या हो गया, ग्रेटर देन टाउ C हो गया। तो हमको 40 के लिए रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो रीइंफोर्समेंट अब 3 टाइप से डिज़ाइन होता है। कैसे कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने के लिए हमको डिज़ाइन करना होगा। तो अभी जो मैंने बताया कि 100 में से 60 अगर कंक्रीट ले रही है तो 40 के लिए हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जितने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं उसको हम कोड में नाम देते हैं VUS। ठीक है, क्या देते हैं, VUS नाम देते हैं। और VUS कैसे निकलेगा, अब सिंपल सी बात है, ये VUS मतलब कि कितने लोड के लिए आपको शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 40 के लिए करना है। 40 कैसे आया, 100 टोटल स्ट्रेस थी, 100 Nm/mm², उसमें से माइनस कर दिया टाउ C को, 60 Nm/mm²। ठीक है, तो कितना आ गया, 40 Nm/mm² आ गया। और ये लेकिन ये क्या स्ट्रेस थी, और ये यहाँ पर लोड की बात कर रहा है, तो इस स्ट्रेस को क्या करो, BD से, मतलब कि जो हमारे कॉलम बीम का एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कोड की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, टाउ V जो था आने वाला टोटल शेयर स्ट्रेस, उसको हमने लोड में कन्वर्ट किया तो BD से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से टाउ C को माइनस कर दो, टाउ C को भी लोड में कन्वर्ट कर दो तो BD से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो VUS इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था VU का, VU इक्वल टू टाउ V का लिखा था, आने वाली शेयर स्ट्रेस का हमारे पास एक फॉर्मूला था VU/BD। तो VU को क्या लिख सकता हूँ मैं, टाउ V BD लिख सकते हैं, तो ये रहा टाउ V BD, तो मतलब कि इसको मैं VU लिख सकता हूँ माइनस टाउ C BD। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है किसके लिए, जितने के लिए हमको शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है, 40 वाले के लिए। क्या किया हमने, ये था जितने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है, ये क्या चीज़ है, टोटल आने वाला शेयर फोर्स है, माइनस ये क्या चीज़ है, कंक्रीट कितना शेयर स्ट्रेंथ ले रही है और उसको टोटल लोड में कन्वर्ट किया हुआ है, स्ट्रेस इनटू एरिया करके। ठीक है, अब जो रिंग डिज़ाइन होती है शेयर रीइंफोर्समेंट, वो 3 टाइप से डिज़ाइन होती है। पहला जो होता है वो होती है वर्टिकल स्टीरअप्स। फर्स्ट होता है हमारा वर्टिकल स्टीरअप्स। वर्टिकल स्टीरअप सिंपल सा है, जो स्टीरअप्स जो होती है वर्टिकल होती है, ऐसे वर्टिकल जो स्टीरअप्स डलती है बीम में
वो वाली होती है वर्टिकल स्टीरअप। तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोड में, याद करना है इसको, VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV। ठीक है, यहाँ से VUS कैसे आता है, VUS का हमने फॉर्मूला बना दिया, 0.87 FY है। ASV हमको पता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया, ASV क्या होता है 2 लेगेड और 4 लेगेड के लिए। D हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होती है, और SV यहाँ से हमको मिल जाएगा कि भाई आपको कितनी स्पेसिंग पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। और एक और बात याद रखना कि जो FY होता है हमारे शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए, कभी भी FE 415 से ज़्यादा का शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 FE होते हैं, FE 250, 415 और 500। तो जो शेयर रीइंफोर्समेंट में आप मैक्सिमम जो ग्रेड प्रोवाइड कराएंगे वो खाली या तो 250 या फिर 415 ही प्रोवाइड कराएंगे, कभी भी 500 FE 500 जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारे पास इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए। अगर हम इंक्लाइंड स्टीरअप्स प्रोवाइड कराते हैं तो ठीक है, इंक्लाइंड स्टीरअप्स कैसे, अब किस स्थिति में हमको इंक्लाइंड स्टीरअप जो है वो प्रोवाइड करानी होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डायगोनल टेंशन आता है हमारी बीम में, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको, ये हमारी बीम है और इसमें कुछ डायगोनल टेंशन वाले जो है वो क्रैक बन रहे हैं। डायगोनल टेंशन वाले क्रैक कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो क्रैक जो होते हैं वो इंक्लाइन बन रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, तो हमको स्टीरअप जो देनी होगी वो भी कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करानी होगी ताकि वो उस आने वाले टेंशन को कैरी कर ले या फिर डायगोनल टेंशन को रोक दे। तो इस टाइप से अगर इंक्लाइंड स्टीरअप्स अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो स्टीरअप होगी ये वाली। ठीक है, तो किस कंडीशन में प्रोवाइड कराते हैं हम, जब डायगोनल टेंशन आने वाला हो बीम में। ठीक है, और इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, VUS इक्वल टू 0.87 FY 0.87 FY ASVD अपॉन SV। ये तो इतना पोर्शन तो पहले वाला ही है, ऊपर वाला ही है, उसके साथ एक मल्टीप्लाई में और लग जाता है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ये फॉर्मूला लगता है कब, इंक्लाइंड स्टीरअप के लिए। ठीक है, और ये जो अल्फा की वैल्यू है ना, अल्फा क्या है यहाँ पे, साइन अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्टीरअप कितने डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, तो ये कभी भी 45 डिग्री से लेस देन नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा जो है वो कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए 45 डिग्री से। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी इंक्लाइंड स्टीरअप जो देते हैं हम, उसका इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्री से कम तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप का हम जो रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं वो होता है बेंट अप बार्स। कई बार जो होता है बीम में शियर को रेजिस्ट करने के लिए बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो मेनली इनको हम डिज़ाइन करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रोवाइड कराना हो तो बेंट अप बार के लिए सिंपल सा हमको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका। बेंट अप बार्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV साइन अल्फा, ASV साइन अल्फा, ये फॉर्मूला होता है इसका। बेंट अप बार्स कैसे दी जाती है, ये हमारा बीम है, तो इसमें जो कुछ लॉन्गिट्यूडनल बार तो ऐसे जाते हैं, ठीक है, लेकिन बेंट अप बार देने के लिए क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ साथ इस टाइप के रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल बार तो इसके साथ साथ जाते ही है इस टाइप से, लेकिन कुछ बेंट अप बार भी एक दो बेंट अप ऊपर दे दिए जाते हैं इस टाइप से बेंड करके, तो ये जो पोर्शन होता है वो शियर को कैरी करने का काम कर देता है। क्लियर? लेकिन इसमें हमको एक ही बात ये भी ध्यान रखनी है कि बेंट अप बार जब भी प्रोवाइड कराते हैं तो बेंट अप बार कभी भी अकेला प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि सारा जो शियर कैरी करने वाला है वो कभी बेंट अप बार नहीं करेगा।
जो स्टीरप्स है वो तो इसमें प्रोवाइड कराई ही जाती है, स्टीरप्स के साथ साथ बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड कराना चाहो तो करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा जो ये था सेकंड केस हमारा जिसमें कि आने वाला शेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो कंक्रीट के मुकाबले। अब हमारा तीसरा केस क्या बन सकता है कि जब हमारा टाउ वी जो है टाउ सी वो ग्रेटर देन आ जाए टाउ सी मैक्स के, मतलब कि हमारी जो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा आ जाएगी वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो जाए। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सिंपल सा है सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं। सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब ये कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में जो बीम का फेलियर होने की संभावना होती है, बीम में डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की संभावना रहती है। मतलब कि बीम ये है हमारी, तो इसमें जो है वो इस टाइप से स्ट्रेसेस डेवलप होके और बीम इस टाइप से कंप्रेस हो सकती है, मतलब ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कंप्रेशन लगेगा तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो जब हमारा ये कंडीशन बनती है तो बीम को रीडिज़ाइन करेंगे क्योंकि उसमें डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की इस कंडीशन रहती है। तो ये हमारा था शेयर रीइंफोर्समेंट का डिज़ाइन का, जिसमें हमने 3 केस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन का देखा। पहले केस में हमको मिनिमम प्रोवाइड कराना था, दूसरे केस में हमको रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना था और तीसरे केस में हमको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराना है, उसमें हमको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसका भी 1-2 चेक है। चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें कि हमने जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराए हैं, रिंग्स जो प्रोवाइड कराई है उसके बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट के बाहर स्पेसिंग आपकी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा कोड में प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर हमारी वर्टिकल स्टीरप्स है, ठीक है, वर्टिकल स्टीरप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग होनी चाहिए 0.75 डी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इंक्लाइंड स्टीरप्स है, इंक्लाइंड स्टीरप्स के लिए ये वैल्यू होती है डी, ठीक है। और यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, या तो 45 डिग्री या उससे ज़्यादा, क्लियर। तो वर्टिकल के लिए 0.75 डी मैक्सिमम स्पेसिंग और इंक्लाइंड के लिए डी। और अगर दोनों ही नहीं हो तो कभी भी 300 mm से तो ज़्यादा हमारी स्पेसिंग होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो और यहाँ पे जो डी होता है वो होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो इसको हमको चेक लगाने का ज़रूरत क्या है, ठीक है। मान लो हमने जो ये जो रिंग का डाया सेलेक्ट किया है, ठीक है, सरिया जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो मान लो हम 10 mm का प्रोवाइड करा रहे हैं, 10 mm का रिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर स्पेसिंग आ गई मान लो 325 mm की, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि 325 10 mm का देने से स्पेसिंग आ रही है 325 mm, लेकिन हमने कोड में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम 300 mm से तो ज़्यादा स्पेसिंग देनी ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की साइज़ को चेंज कर देंगे। तो जब भी हम रीइंफोर्समेंट की साइज़ को कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ बार बढ़ जाते हैं और उससे स्पेसिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे स्पेसिंग जो है वो कन्फर्म है कि थोड़ी कम आ जाएगी जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे। तो इस टाइप से ये चेक लगता है। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, खाली आपको बेसिक रूल्स याद करने हैं कि किस कंडीशन में क्या होती है वैल्यूज़।